तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्री कंसेंट, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री से मतलब है फ्रीडम, ठीक है ना। और कंसेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस। तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या है, कंसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। अगर फ्री कंसेंट नहीं है ना, मतलब अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पर वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइडेबल। ये नोट कर लो सबसे पहले तो। तो ये, अब देखो, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। Two or more persons are said to be in consent when they agree upon the same thing in the same sense. बच्चे देखो, सेम थिंग इन सेम सेंस का मतलब होता है कंसेंसस एड इडिम। ये देखो, सेम सेंस मतलब एड इडिम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड इडिम। ये सब कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं। क्लियर है ये? ठीक है बेटा, है ना। तो कंसेंसस एड इडिम होना चाहिए, है ना। अग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग। जब आप अग्रीमेंट करते हो ना, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आप ऑफर करते हो। ऑफर जिस चीज का कर रहे हो सामने वाले को पता होना चाहिए कि किस चीज का ऑफर है। अगर मान लो कि उसको, वो अलग चीज सोच रहा है, तुम अलग चीज सोच रहे हो, तो कंसेंट ही नहीं। आ रहा है समझ में? मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, मेरे पास दो तीन है, मैं अलग वाला बेचने की सोच रहा हूँ, वो अलग सोच रहा है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन ही नहीं पाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ये अलग मैटर है ना। वॉइडेबल होना मतलब बनेगा लेकिन कैंसिलेबल होगा। तो कंसेंट नहीं है तो फिर तो ये बनेगा ही नहीं। ये वाली बात समझ गए, है ना। अब सेम सेंस, ठीक है ना। सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब मैं, चलो मैं कैलकुलेटर ही दे रहा हूँ, और मान लो कि मैं किराए से दे रहा हूँ, सामने वाला समझ रहा है कि मैं खरीदने के लिए दे रहा हूँ। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा। बोलो, है ये क्लियर? ठीक है। ठीक है। तो इफ देर इज फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, person with whom the transaction is made, or subject matter, then there are then they are not truly consenting। क्या मतलब बेटा इसका?
बताओ। ठीक है ना, मतलब पॉइंट ये है कि भाई तुम मेरे को कोई ऑफर कर रहे हो, यस है ना, तो लेकिन मुझे उसका ट्रांजेक्शन का नेचर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मतलब मैंने जो कंसेंट दी उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो मीनिंग ही नहीं पता ना। क्लियर है। किस बंदे के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो बोल्टन वर्सेस जोन्स वाला अपन लोगों ने किया था। क्लियर है, बोल्टन और जोन्स वाला। और सब्जेक्ट मैटर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज को लेकर के अगर मान लो डबल है, देन देर आर देन दे आर नॉट ट्रूली कंसेंटिंग। तो भले ही किसी ने कंसेंट दे जरूर दी, पर वो ट्रूली कंसेंट तो कहलाएगी नहीं। क्यों? भैया आपको तो क्लियर ही नहीं था ना ट्रांजेक्शन का नेचर या पर्सन या सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। क्लियर है। तो अगर पार्टी सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं होती तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि अगर कंसेंट ही नहीं है, ध्यान से समझना बेटा, ये टॉपिक है फ्री कंसेंट का, पर हम जो बात कर रहे हैं ना, वो स्टार्ट हो रही है बात कहाँ से? कंसेंट से। यानी पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंसेंट अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर दूसरा मैटर है वो क्या, कि फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या होगा। क्लियर है। तो इफ देर इज फंडामेंटल एरर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, है ना, पार्टनरशिप सब्जेक्ट जो भी है ना, ड्यू टू सिमिलर नेम्स और टर्म्स नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। कंफ्यूजन है कुछ, मैंने गलत पर्सन समझ लिया, मैंने गलत सब्जेक्ट मैटर को सोच लिया, मैंने गलत नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझ लिया। क्लियर है। एम्बिग्विटी मतलब क्या है? धुंधलापन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ, तो फिर भाई कंसेंट देने के बाद भी वो वैलिड कोई कंसेंट नहीं रहेगी। याद रखना बेटा, कब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाँ, कंसेंट है लेकिन वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। क्यों? नहीं नहीं, कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। क्यों? सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है ना। भाई मैंने जो ऑफर किया, तुमने उसको कुछ और समझ करके कंसेंट दी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। अभी हम लोग फ्री कंसेंट पे पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम पहला पार्ट उसका कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कंसेंट। अगर सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है तो कंसेंट ही मिसिंग है। फ्री कंसेंट मिसिंग होती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, पर यहां तो कंसेंट ही मिसिंग है। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। बोलो, है ये क्लियर? है ना। तो इफ टू पार्टीज थिंक दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग अबाउट डिफरेंट शिप्स, मान लो शिप शिप की बात करें अपन लोग, कि एक क्वीन मैरी नाम से दो शिप्स, तो एड इडम नहीं, तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बना। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। है ना। चलो, और अब मिस्टेक से कैसे इसको करेंगे, अब देखो। फंडामेंटल एरर है तो भाई कंसेंट ही नहीं है, मैं गलत पर्सन समझ गया, सब्जेक्ट मैटर गलत समझ गया, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर गलत समझ गया, तो भाई फिर फंडामेंटल एरर। क्लियर है। हाँ बेटा। In mistake, parties believe that they have consent, but they actually mistaken about some key factor. तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया। आ रहा है समझ में? मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो नहीं हो पाया। बोलो, है ये क्लियर? अब फ्री कंसेंट, अब अपन बात करते हैं फ्री कंसेंट। अभी जो बात चल रही थी वो किसकी थी? कंसेंट। कंसेंट नहीं होगा तो क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फ्री कंसेंट की अब हम बात करेंगे। फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वेरी गुड। आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बस कैंसिलेबल होगा। मतलब एक पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है। समझ में आ रहा है जिसको कंफ्यूजन हुआ है? ठीक है ना? फिर क्या है? देखो, agreement on the same thing in the same sense is free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। देखो इसमें बेटा सेक्शन नंबर्स भी दिए हुए हैं। देख रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं उसमें। ठीक है ना? चलो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ फ्री कंसेंट। सबसे पहले अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट पे अगर असर देखें ना, तो अगर फ्री कंसेंट नहीं होती तो बेटा क्या होता है ना? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। तो अब अपन इसके डिटेल में जाएंगे कि फ्री कंसेंट कब कब नहीं होती, है ना? अच्छा, यहाँ पर फोकस जो है ना वो हमारा ऑफर पे ना हो करके हमारा फोकस जो है वो किस पर है? एक्सेप्टेंस पर, कंसेंट पर हमारा फोकस है। इसलिए इसका नाम भी जो है वो क्या है? फ्री कंसेंट, है ना? तो बेसिकली जब आपने एक्सेप्टेंस ऑब्टेन करी है, ठीक है, वो अगर गलत तरीके से ऑब्टेन करी है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। अब उसमें गलत तरीके क्या क्या हो सकते हैं? गलत तरीके हो सकते हैं कि भाई जबरदस्ती, है ना? जबरदस्ती मतलब आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि कानूनी तौर पर परमिटेड नहीं है। मतलब किसी को गोली मारने की धमकी दे दी, किसी की प्रॉपर्टी आपने जब्त करने की धमकी दे दी, इसको कहते हैं कोर्शन। या आपने किसी को मेंटली प्रेशराइज किया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता नहीं था, पर आपने उसको मेंटली प्रेशराइज किया तो बेचारे को करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो आपने किसी को झूठा ही बोल दिया, फ्रॉड। अब जानबूझ के बोला कि धोखे से बोला, तो इसके दो अलग अलग सेक्शंस हैं, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। आ रहा है समझ में? ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है? वॉइडेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइडेबल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है ना? दैट इज नो लीगल इफेक्ट, है ना? क्लियर है? मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है कुछ केसेस, कुछ में वॉइडेबल रहता है। ये बात अपन लोग को तब पता चलेगी जब हम लोग मिस्टेक को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी चारों के कारण, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इसके कारण नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा? वॉइडेबल। आ रहा है समझ में? है ना? ठीक है। चलो, तो वॉइडेबल मतलब कि अफेक्टेड पार्टी जो है वो, उसके पास चॉइस है। किस बात की चॉइस है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं भाई। आ रहा है ना ये समझ में? ठीक है। ये लाइट ऑन और ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। अफेक्टेड पार्टी को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोलते हैं कि इसने कंसेंट दी है? अफेक्टेड पार्टी वो है जिससे कि अपन ने कंसेंट लिया। तो जैसे जो सारी चीजें हैं ना इसकी, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, तो बेसिकली जो ऑफर कर रहा है, समझ में आ रहा है, उसने किसी तरीके से सामने वाले पे दबाव बनाया है। किस बात का? एक्सेप्टेंस का। अब या तो जबरदस्ती करके, या तो मेंटली प्रेशराइज करके, या तो झूठ बोल के। समझ में आ रही है? तीन चीजें। और झूठ के दो वो हैं, जानबूझ के या धोखे से भी झूठ बोला आपने, तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो ही जाएगा। बस हाँ, थोड़ा सा हार्श नहीं होगा वो, क्योंकि फ्रॉड तो आपका गलत ही हो गया, बहुत ज्यादा ही गलत हो गया। ठीक है ना?
तो void means the contract is null and has no legal effect from the start. क्लियर है ना? चलो, voidable मतलब अभी वैलिड है, इट कैन बी कैंसल्ड। आ रहा है समझ में? तो अब अपन लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले कंसेंट मस्ट बी फ्री, सेक्शन 14। अगर कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस कोर्जन, है ना, से हुआ, तो इट विशिएट्स, स्पॉइल्स द कंसेंट, making the contract voidable at the option of the party whose consent was obtained by these means. क्लियर है? चलो, सबसे पहला है पोर्शन। देखो, आप ऑफर कर रहे हो, आप चाह रहे हो सामने वाला क्या कर दे, एक्सेप्टेंस दे दे। अब भाई कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मन नहीं होता है, आपने ऑफर किया, सामने वाला रिजेक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट ऑफर करने वाला ऐसा है कि उसका ऐसा है कि नहीं भैया, मैं तो, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, जबरदस्ती बनवाना है। अब ऐसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात? कानून ने इसके लिए व्यवस्था कर दी है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि भैया पहले अगर मान लो कोर्जन वाला पॉइंट ना हो, सिर्फ ये पॉइंट है कि भैया ऑफर करोगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हमने कहा कि भैया ऑफर हुआ, ठीक है, फिर ऑफर हुआ, ठीक है, अब हमने सामने वाले को बोला कि भैया एक्सेप्टेंस दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारी गाड़ी तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारी हड्डी बसली एक कर देंगे। इस चक्कर में सामने वाले ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हो क्या रहा है ना, कि यहाँ ये सही तो नहीं है, तो गलत ही है। क्लियर है? तो कल को अगर अब ने भी गया तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चला, तो फिर तो अलग ही मैटर है। समझ में आ रही है बात, कि भैया आप हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मान लो कि किसी से मैंने जबरदस्ती गाड़ी खरीदी, उसको धमकी धमकी दे करके, अब फिर वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ, उसको लगा अरे यार गलत हो गया मेरे से, अब वो जाकर के, अब उसमें हिम्मत आई और वो जाकर के कंप्लेंट कर रहा है, कह रहा है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी मर्जी के बिना हुआ है। फिर पुलिस ने पूरा पता वता किया है, जो भी सारा कुछ है, तो समझ में आया कि हाँ यार, ये तो कंसेंट जो है वो गड़बड़ थी। तो अब जब सामने वाले व्यक्ति पे जाएंगे कि वापस करो गाड़ी, तो कह रहे हैं अरे भाई देखो, हमने ऑफर किया था, एक्सेप्टेंस हुई थी। तो पुलिस वाले बोलेंगे कि भैया देखो, एक्सेप्टेंस जो है वो कोर्जन से ग्रस्त थी। तो बोल रहा है कि भैया समझाओ उसको। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं उसको कि देखो, आपने एक ऐसा एक्शन यूज करके एक्सेप्टेंस ली, जो एक्शन किसी और कानून में मना है। किसमें, कौन से कानून में? आईपीसी। आईपीसी में वो सारी धाराएं हैं, वो सारे एक्ट है, समझ में आ रहा है, जो कि क्रिमिनल टाइप के, कि किसी को मारपीट देना, कुछ करना, धमकाना। समझ में आ रहा है? तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को इंटिमिडेट करते हो, या उसको परेशान करते हो, मारते पीटते हो। समझ में आ रहा है? डराते धमकाते हो। तो आईपीसी को यहाँ सहारा लेते हुए हमने कहा, इसके इसमें जितने भी एक्ट हैं, उनमें से किसी भी एक्ट का यूज करके आपने अगर क्या किया है, सामने वाले से एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की है, तो ये आता है कोर्शन के अंदर। तो फिर वो व्यक्ति पूछ रहा है कि अच्छा, अगर मान लो कि मैं ऐसा कोई एक्ट यूज करूं, ऐसी कोई बात करूं, ऐसी कोई धमकी दूं, जो कि आईपीसी में नहीं है, तो मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? तो उसका जवाब हाँ भी हो सकता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब हम यहाँ पर मॉरल ग्राउंड्स लेकर के नहीं चल रहे, बहुत ही स्पेसिफिकली हम क्या बोल रहे हैं, देखो, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन, फॉरबिडन यानी मना, किसके द्वारा? इंडियन पीनल कोड, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement। आ रहा है ये समझ में?
पूरा रीड करो, 3 4 बार रीड करना पड़ेगा इसे। रख लेना, जैसे किसी की गाड़ी डिटेन कर ली हमने, तो देखो, वो एक्ट करना या उसकी धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर लेना या डिटेन करने की धमकी देना, ये 4 बातें कवर्ड रहेंगी। ठीक है। ये 4 बातें करके आपने किसी की कंसेंट ऑब्टेन की किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। तो मतलब भैया फिर कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिलेबल हो गया। मतलब जब तक वो व्यक्ति, जो अफेक्टेड व्यक्ति है, वो इस बात की हिम्मत ना जुटाए कि वो जाए और बोले कि नहीं ये तो कोर्जन से हुआ है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाए। आ रहा है समझ में? उसे ये साबित करना पड़ेगा कि भैया कोर्जन हुआ। समझ में आ रहा है? देखो, इस बात को समझो, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, फिर तो ऐसे तो क्लेम कोई भी कुछ भी करेगा ना। समझ में आ रहा है? तो फिर कोर्ट कैसे मानेगा कि कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है? तो वो किस पर चलता है बेटा फिर? सबूत पर। समझ में आ रहा है? कोर्ट अगर इमोशनल चलेगा तो फिर ड्रामे की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। जो ज्यादा अच्छा ड्रामा कर पाएगा तो वो ज्यादा इमोशनल है। इसीलिए हम किस पर चलेंगे, कोर्ट किस पर चलेगा? सबूत पर, कि भैया जो साबित होगा अपन उस हिसाब से करेंगे, दिस विल बी फेयर फॉर एवरीबडी। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां हम इस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि यार अफेक्टेड व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति जिसका बस मूड बदल गया है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का, और वो नाटक कर रहा है कोर्जन होने का, तो फिर तो जिस पार्टी पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो जबरदस्ती की दिक्कत में है ना। उसने किया नहीं है कोर्जन, लेकिन उसके ऊपर कोर्जन का इल्जाम है कि भैया इनने कोर्जन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर तो सामने वाली पार्टी ऐसे कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या मौका दिया गया, भाई दोनों आप साबित कर लो। जो साबित होगा सच तो उसी को मान करके कानून बदलेगा ना। नहीं आया समझ में? ठीक है ना? ठीक है। चलो की पॉइंट्स। कोई भी एक्ट जो आईपीसी में फॉरबिडन है, portion involves doing something that the आईपीसी prohibits। ठीक है ना? और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, होल्डिंग someone's property unlawfully, और threatening to do so in order to compel agreement। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन है आईपीसी में वो किया या उसको करने की धमकी दी। दूसरा क्या है? कोई किसी की भी प्रॉपर्टी डिटेन करी या प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी दी। अब देखो, आप एक चीज याद रखना, एग्जाम में जब चेकिंग होगी तो ये पॉइंट्स हैं ऑफिशियल। आप कितनी भी बातें लिख दो कोर्जन को लेकर के, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, जब तक कि आपने ऑफिशियल पॉइंट्स नहीं लिखे। क्या समझ आ रही है आपको ये बात? है ना? फिर क्या है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टी आइडेंटिटी। द कोर्जन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनीवन, नॉट नेसेसरली अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और मेरा पहचान का है एक गुंडा, वो तुमको धमकी दे रहा है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तुम्हारे। फिर मैं अपने बचाव में क्या बोलूंगा, मैंने तो नहीं धमकी दी ना तुमको। तो यही पॉइंट है कि धमकी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट से ना आकर के किसी अन्य व्यक्ति से आ रही है तो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, वॉइडेबल है ना? अच्छा, मान लो कि कोर्जन कैन बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन नॉट जस्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसका मतलब क्या है? कि धमकी, धमकी तुम्हें नहीं दी जा रही। समझ में आ रहा है? धमकी तुम्हारे भाई को दी जा रही है, धमकी तुम्हारी बहन को दी जा रही है। ये क्या है? ये भी कोर्जन में कवर हो जाए। तो कोर्जन का दायरा थोड़ा सा ना बड़ा है। ये क्लियर है?
ठीक है, बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है, कोर्जन के क्या इफेक्ट्स होंगे। ठीक है ना। तो बेटा देखो, कोर्जन के इफेक्ट्स ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। और अगर कुछ भी पैसे वैसे का लेन देन या जो भी गुड्स सर्विसेज जो भी है, अगर मान लो कुछ चीजों का आदान प्रदान हो गया है, तो वो रिटर्न हो, क्योंकि अब वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो चीजें वापस होंगी ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई सर्विस दे दी हो तो वो अब वापस नहीं हो सकती, तो सर्विस का इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो वापस होगा, या जो भी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल होगा, तो अगर कुछ भी पैसा वैसा मूव हो गया है तो उसका क्या होगा, वो वापस हो जाएगा। नहीं तो भाई, जो भी चीजें हैं वो वापस होंगे। समझ में आ रहा है। खर्च कर दिए तो दूसरा पैसा तो ना, मतलब समझो। ऐसा सिचुएशन अपन नहीं मानते हैं कि भाई उसके पास वही एकमात्र पैसा था और कोई पैसा था ही नहीं। आ रहा है समझ में, कुछ प्रॉपर्टी कुछ तो होगा, मतलब वो सब डिपेंड करेगा ना। क्लियर है ये? ठीक है। चलो, उसके बाद फिर क्या है बेटा, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोर्शन है? ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफाइन लीगली है। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजें अपन सुन करके एकदम से ट्रिगर हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा। बट उसका लीगल पार्ट देखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अपन जनरल माइंड से सोचें तो हाँ यार, आत्महत्या की धमकी तो एक तरीके से क्या है, वो है, बहुत बड़ी बात है, तो उस कारण से तो ये तो धमकी है ही। लेकिन एक्चुअली में ना, ये है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। और पता बनाया कैसा है ये लीगली, ये लीगली ऐसा बनाया है कि भैया आत्महत्या की धमकी देना मतलब आईपीसी में पनिशेबल नहीं है, लेकिन फॉरबिडन है। पनिशेबल नहीं है, बट फॉरबिडन है। क्लियर है? ठीक है ना। मतलब कुछ केसेस में देखो, सुसाइड इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, इवन दो इट्स नॉट पनिशेबल द सेम वे, बट इट इज स्टिल अनलॉफुल। समझ में आ रहा है? करेगा तो अब क्या ही पनिशमेंट मिलेगी इसको, आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेसिकली आत्महत्या की कोशिश मना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ठीक है ना, वो कैसे होगा मतलब। क्लियर है। तो सुसाइड इज फॉरबिडन, मतलब सुसाइड की धमकी जो है वो बेसिकली फॉरबिडन मान ले रहे हैं अपन, इसीलिए ये भी क्या है, कोर्जन का एक तरीका माना जाएगा। क्लियर है। तो एक हस्बैंड ने अपने वाइफ और बच्चों से रिलीज डेट ले ली, क्या बोल के, आत्महत्या की धमकी दे दे। तो फिर उन्होंने, फिर वाइफ और बच्चे ने केस किया कि इसने हमको धमकाया था। बोले क्या धमकी दी थी? बोले आत्महत्या की धमकी। तो ये वैलिड रीजन मान लिया कि हाँ यार चलो कैंसिल करो, इसकी रिलीज डेट कैंसिल करो। आत्महत्या की धमकी भी क्या है, कोर्जन। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, एन एजेंट रिफ्यूजेस टू डिलीवर अकाउंट बुक्स टू प्रिंसिपल। कह रहा मैं अकाउंट बुक नहीं दूंगा, मेरी लाइबिलिटी पहले माफ करो। तो ये प्रॉपर्टी डिटेन कर ली ना बेटा उसने। अरे समझ, हेल्ड इट वाज कोर्शन। क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है ना? चलो दूसरा है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। देख बेटा क्या है, कोर्जन क्या है? कोर्जन है थोड़ा क्रिमिनल टाइप का ही एक्ट है। समझ में आ रहा है कि कोई एकदम पत्थर वत्थर डंडे गन वन लेकर के आया है एक्सेप्टेंस के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? पर फिर ऐसा देखा कि कुछ लोग तो यार मेंटली प्रेशराइज कर देते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है ना, वो अपने एम्प्लॉय से बोल रहा है कुछ, तो एम्प्लॉय जो है वो क्या होगा, मेंटली प्रेशराइज्ड होगा ना। किस बात के लिए? आ रहा है समझ? तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गई, क्लियर है ना? तो a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो वो जो वीक पार्टी है उसको प्रेशराइज करेगी कि अरे यार ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और ऑब्वियस ही बात है, अगर डोमिनेटिंग पार्टी उसको प्रेशराइज कर रही है तो शायद कहीं ना कहीं क्या होगा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, एडवांटेज किसको मिल रहा होगा, डोमिनेटिंग पार्टी को। अरे हाँ, ये सब चीजें सबूत का काम करेंगी जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे यार हमारे साथ तो अंडर इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या करके, अनड्यूली मेंटली प्रेशराइज करके, कह रहे देख लो तुम एम्प्लॉय हो, फिर मेरी कार खरीद लो 2 लाख वाली, कितने में, 10 लाख में खरीद लो। कर रहे समझ? तो अब मैं बोल रहा हूँ अगले को नहीं खरीदनी, अगले को नहीं करना वाला कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि ये देख लो, समझ में आ रहा है, तुमको भी जरूरत है ये वो। तो पॉइंट ये है कि सामने वाला दबाव में आ रहा है मेंटली, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट उसको वैसे भी नहीं करना था। समझ रहे? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है कि टेबल खरीद रहा है, कैलकुलेटर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, सर्विस खरीद रहा है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसको करना ही नहीं था। लेकिन वो क्यों कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ये जो डोमिनेटिंग पार्टी किसी तरीके से रिलेटेड है और डोमिनेंट पोजीशन में, पेरेंट्स बच्चे भी तो डोमिनेटिंग डोमिनेटेड पोजीशन में होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे रिलेशन इन लोगों ने निकाल रखे, स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल। समझ रहा है? वो लोग किस सिचुएशन में होते हैं कि हाँ भाई, एक पार्टी क्या होती है, डोमिनेटिंग, क्लियर है? और मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, है ना, पेरेंट्स बच्चे, लॉयर और उसका जो क्लाइंट है, मेडिकल अटेंडेंट और उसका जो पेशेंट है, इन सबको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यार ये डोमिनेटिंग पार्टी। अच्छा, ऐसा मत समझना कि बस डोमिनेटिंग पार्टी है तो यही गलत है, कार और बाइक भिड़ी तो कार वाले की गलती, ये नहीं। समझ में आ रहा है? आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग पार्टी जो है उसने अपने डोमिनेंस का यूज करके एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस ली है जो कि कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए अनफेयर है, उसके लिए एडवांटेजेस है, और इसके लिए उसने मेंटली प्रेशर है। आ रहा है क्या ये समझ में? बताओ। बोलो बोलो। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, अ फादर एडवांस्ड मनी टू हिज सन, ठीक है, व्हेन बी वाज माइनर, लेटर बी जब मेजर हो गया, समझे ना? देखो यहाँ पर फादर गलत है, समझ में आ रहा है? उनने क्या किया, पैसे दिए थे, और जब बी जो है वो मेजोरिटी अटेन हो गया, लेकिन फादर का इन्फ्लुएंस था, ऑब्वियस सी बात है, तो उसने अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का गलत यूज करके ग्रेटर अमाउंट के लिए क्या लिखवा लिया उसने,
एक बॉन्ड लिखवा लिया। दिस मिसयूज इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सोच लो एक बार। मतलब पॉइंट ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे अगर ने अगर बोला कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है और अब ये प्रूव हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्या चीज। देखो नहीं, समझो, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी को पनिश करने की बात कर ही नहीं रहे। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेनली किस चीज की बात कर रहे हैं? ये कोई क्रिमिनल एक्ट थोड़ी है। ये वाला एक्ट सिर्फ एनफोर्सेबिलिटी और उन सब के बारे में, कि भैया देखो, कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको पूरा अधिकार मिले। जो व्यक्ति जो है, अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन में ही, ठीक है, कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा और उसकी एक्सेप्टेंस ले लिए, उसको ये अधिकार दिया जा रहा है कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लो। अरे समझ, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के कारण किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे। हम तो कोर्जन करने पे भी किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे, इस एक्ट में तो नहीं दे रहे। अगर उस व्यक्ति पे कोई भी पनिशमेंट भी बननी है तो वो किसी और एक्ट में बननी है, वो आईपीसी में पनिशमेंट होगी। हमको उस बात से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर इसको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुमको पनिशमेंट मिल जाएगी। हम यहाँ पर सिर्फ उसको क्या बोल रहे हैं कि भैया देखो, तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस से कर रहे हो, इस व्यक्ति को हम अधिकार दे रहे हैं कि वो कैंसिल कर ले कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके फेवर का नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो बस वो कैंसिल कर लेगा। क्लियर है? ठीक है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें? देयर मस्ट बी नियर रिलेशन और सिचुएशन अलाउइंग वन पार्टी टू इन्फ्लुएंस द अदर। मतलब एक पार्टी इसमें क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन में। ठीक है। पोजीशन टू डोमिनेट द विल। एक पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है क्योंकि उसके पास कोई तो भी अथॉरिटी है, रियल अथॉरिटी, जैसे पेरेंट्स वगैरह है, या अपेरेंट दिख रही है। मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल, लॉयर और क्लाइंट, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट। समझ में आ रहा है? मास्टर सर्वेंट, ये सब में क्या है? अपेरेंट या रियल अथॉरिटी है। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स बच्चों में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के कारण है। हम्म। किसके? ये है ना, जस्ट नीचे पहला पॉइंट है देखो, रियल अपेरेंट अथॉरिटी। ठीक है ना? अ पर्सन डीम टू हैव डोमिनेटिंग पोजीशन इन द फॉलोइंग सिनेरियो। रियल अपेरेंट अथॉरिटी में मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर, पेशेंट, फादर, सन। लॉयर। तो फादर कैन डोमिनेट द विल ऑफ सन बाय वर्च्यू ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी। याद रखना, सिर्फ ये साबित होने से कि डोमिनेंट पोजीशन है, इतना काफी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या जरूरी है? नहीं नहीं, उस डोमिनेंस का यूज करके क्या किया उसने? कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि अनफेयर एक पार्टी की है। ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशन मतलब क्या होता है बेटा?
रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फादर सन, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मतलब लॉयर क्लाइंट, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर डेटर। क्लियर है ना? जैसे सॉलिसिटर डोमिनेट कर सकता है, स्पिरिचुअल गुरु डोमिनेट कर सकता है डिवोटी को, है ना, टू गिफ्ट ऑल द प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर सल्वेशन, की मुक्ति दिला देंगे, 1000 रुपये दे दो। क्लियर है? तो ये अंडर इन्फ्लुएंस है। मुक्ति, गुरु बोल रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी तुमको, तुम अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दो, तुमको जीवन, तुमको मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुमको। क्लियर है? अच्छा, मेंटल डिस्ट्रेस से भी एक पार्टी डोमिनेंट हो सकती है भाई, ओल्ड एज, इलनेस। तो मेंटली या फिजिकल कैपेसिटी अगर किसी की वीक है तो, है ना, डॉक्टर में डोमिनेट द विल ऑफ द पेशेंट हु इज वीक फ्रॉम इलनेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स क्या होता है? देखो, अगर कोई ट्रांजेक्शन इतना अनयूजुअल है कि 10 रुपए की चीज कोई 100 रुपए में खरीद रहा है, तो दैट रेजेस क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है कि इतना अनकॉन्शियसली कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? अरे समझ, कोई 10% पे लोन देता है, कोई बंदा 60% पे लोन ले रहा है। देखो, एक होता है कि भैया मार्केट टाइट है, थोड़ा महंगा मिलेगा, वो समझ में आता है कि हाँ भाई, कि वो महंगा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो क्या हो रहा है, एकदम ऐसा ट्रांजेक्शन कि कोई भी देख करके बोले अरे भाई कोई पागल ही हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उन ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। आमतौर पर जब अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स दिखते हैं। इफ द बार्गेन सीम्स अनफेयर, ठीक है ना, और एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट भी कर सकती है, भी दिख रहा है, तो क्या होगा? तो वहां पर कानून इन जनरल ये मान के चलता है कि भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लियर बेटा? फिर से। कंसिडरेशन अगर एडिक्वेट ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। आगे करने तो इसमें भी तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। ध्यान से समझो, यही दलील देगा सामने वाला। पॉइंट समझ रहे हो? देखो ऐसे समझो, दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये अपनी गाड़ी बेच रहा है ना, कोई ट्रक व्रक है, ये उसने बेचा बी को, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10,000 रुपये में, ट्रक कितने का था? 10 लाख का। समझ में आ रही है बात? 10,000 में बेचा। अब ए जो है वो कोर्ट में गया और वो कंप्लेंट कर रहा है कि अरे अंडे इन्फ्लुएंस हो गया।
बी क्या कह रहा है? कह रहा है अरे कंसिडरेशन तो इनएडिक्वेट हो सकता है। सही बोल रहा है ना बी तो? समझ रहा है? तो क्या बी जीतेगा कि ए जीतेगा? साबित करने पर है कि, है ना? ए कब जीत जाएगा? अगर वो अंडर इन्फ्लुएंस साबित कर देगा तो। तो पॉइंट ये है कि भाई कंसिडरेशन इनएडिक्वेट इट्स फाइन। हम उस कारण से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर कोर्ट कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो रीजन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं। पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एक सबूत तो है ना कि यार हाँ यार ये तो बहुत ही कम हो गया, पक्का डोमिनेशन डोमिनेंस हुआ होगा। फिर ए जो है वो साबित भी कर रहा है डोमिनेंस। तो जैसे ही ये ने साबित किया कि देखो डोमिनेंट पोजीशन है, देखो अनफेयर है, आ रहा है समझ? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए के फेवर में जाएगा, मतलब डिसीजन जो है वो ए के फेवर में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, रीजन बीइंग अंडर इन्फ्लुएंस नॉट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को एक सबूत के तौर पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने ये पढ़ा था कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तब हम वहां पर अंडर इन्फ्लुएंस नहीं घुसेड़ रहे हैं। तब हम उसमें नॉर्मल सिनेरियो रख रहे हैं कि नॉर्मल सिनेरियो में अगर मान लो 10 लाख का ट्रक 10,000 में बेच दे, इट्स वैलिड। समझ में आ रहा है? पर अगर उसने अंडी इन्फ्लुएंस साबित कर दिया तो फिर समझ गए कि क्लियर है? तो ए जो है वो, ए बीइंग इन डेट, उसने फ्रेश लोन के लिए किया ऑन क्लियर अनफेयर टर्म्स, मतलब ज्यादा हाई रेट पे उसको इंटरेस्ट दिया। अब उस पर ऑलरेडी लोन था, तो ऑलरेडी लोन था तो और लोन देना तो भैया हम महंगे पे ही देंगे ना, थोड़े महंगे पे मतलब। ठीक है। If a banker charges high interest rate due to money market crunch, this may be a normal business transaction, not undue influence. बोलो, क्या ये क्लियर है? मार्केट में कोई लोन दे नहीं रहा है, बहुत पैसे की कमी है, तो जो भी देगा तो वो हाई रेट पे ही देगा ना भाई। ठीक है। उसके अलावा देखो, जब अंडर इन्फ्लुएंस होगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू टेक undue advantage. Essential requirement: the person with the position to dominate the will of the other must use it to gain an unfair advantage. आ रहा है समझ में? भाई देखो, हम अंडर इन्फ्लुएंस वाला कोर्ट एक कोई बात सुन करके थोड़ा डिसीजन दे देता है, वो हर बात कंसिडर करता है। तो वो क्या क्या बातों को कंसिडर कर रहा है? डोमिनेंस है, डोमिनेंस का यूज हुआ है अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डोमिनेंट पार्टी को ही बहुत ज्यादा फेवर में जा रहा है। अब देखो, मान लो कि कोई एक पार्टी बोले कि अरे यार ये डोमिनेंट पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो वो किसके फेवर में जा रहा है? मोस्टली जो डोमिनेटेड है। हम बोल रहे हैं ये थोड़ी ना अंडर इन्फ्लुएंस होगा, ये तुम्हारे फेवर का है। कोई अपना डोमिनेंस दिखा करके खुद लॉस थोड़ी इनकर करेगा। क्लियर है? A teacher asked her daughter to marry one of his brilliant students. Clear है? Both the daughter and the boy are intelligent, settled, and well matched. ठीक है ना? टीचर ने अपनी डॉटर से बोला अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट से मैरी करने के लिए। अब टीचर यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकती थी, पर कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी करा दी। उसने बोला
वो मान गया। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेंट जो है वो फ्री मानी गई। ये केस लॉ है बेटा पर्टिकुलरली, है ना, मॉड्यूल के हैं ये सारे। ठीक है, देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब प्रूफ करने की मेन जिम्मेदारी किस पे आएगी? मैंने पार्टी अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनडे इन्फ्लुएंस। कोई पार्टी अवॉइड कर रही है, जो बोल रही है कि अनडे इन्फ्लुएंस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन में थी, उसने अपने डोमिनेंस का यूज किया, और ट्रांजेक्शन अनफेयर है। ये तीन बातें उसने प्रूव कर दी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कोर्ट मान लेगा। ठीक है, इससे होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ठीक है ना? और अच्छा, ये अकेला ऐसा है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्पेशल है बेटा, ध्यान रखना। कोर्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके बेनिफिट रिस्टोर करने की बात कर सकता है। मतलब आधा अधूरा भी एप्लीकेबल हो सकता है, ऐसे समझ लो। क्लियर है ये? ठीक है, तो एक मनी लेंडर ने 1 लाख का लोन दिया किसान को, और इंड्यूस किया, 2 लाख का बॉन्ड साइन कर लिया, और 6% पर मंथ का इंटरेस्ट। तो बहुत ही अनकॉन्शनेबल है। इस कारण से क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट void। ठीक है बेटा, फ्रॉड अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।